नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में और विशेष तौर पर देखेंगे प्रारूप समिति के बारे में। और हमेशा की तरह यहां पर एमसीक्यूज भी इंक्लूड रहेंगे दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आईएएस प्रीलिम्स में या अन्य स्टेट प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेसन की थोड़े से बैकग्राउंडर से। तो हमने तमाम चीजें देख ली हैं अब तक भारत की संविधान सभा के बारे में कि इसका गठन कैसे हुआ था, इसकी मांग कैसे हुई थी, इसके कार्य कौन कौन से थे। ठीक है, हमने ये देखा था कि संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ठीक है, 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। ठीक है, तो ये बड़ी समितियां कौन सी थी और छोटी समितियां कौन सी थी, ये हम इस लेसन के जरिए देखेंगे। और सबसे पहले मैं एक एमसीक्यू ले लेता हूं दोस्तों। ठीक है, बाकी के एमसीक्यूज भी रहेंगे, वो सबसे एंड में रहेंगे। केवल एक ये एमसीक्यू सबसे पहले मैं ले रहा हूं और बहुत आसान सा ये प्रश्न है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका जो आंसर है वो बता देता हूं दोस्तों। प्रारूप समिति में जो अन्य सदस्य थे वो थे 6। ठीक है, अब आप सोचेंगे भैया प्रारूप समिति में तो 7 मेंबर्स थे, आप यहां पर 6 क्यों बता रहे हो? दोस्तों इसलिए क्योंकि पर्टिकुलरली यहां पर पूछा गया है कि अन्य सदस्य कितने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो दिया ही हुआ है कि वो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अन्य सदस्य जो थे वो थे 6। ठीक है, टोटल जो मेंबर थे प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में वो थे 7। ठीक है, इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerIAS.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ,
तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए, आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की बड़ी समितियों के बारे में। हमने बात की है कि 8 बड़ी समितियां थी, तो उनमें से 4 समितियों के नाम आपके सामने यहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसके जो सदस्य थे वो थे 9। अब दोस्तों, आपको सदस्य ना भी याद हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यहां पर, क्योंकि सदस्यों से जुड़े हुए प्रश्न तो बहुत ही कम आते हैं कि कितने सदस्य थे। नंबर ऑफ मेंबर्स से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, तो ये याद ना भी रहे तो भी इतनी खास बात नहीं है। ठीक है, 2-3 समितियां ऐसी हैं जिनके अध्यक्षों के, जिनके मेंबर्स के नंबर आपको याद रखने थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे उनके बारे में भी। तो पहली इंपॉर्टेंट जो 8 समितियां हैं उनमें 4 के नाम आपके सामने हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिनके आगे भी आगे शब्द आ जाए संघ, ठीक है, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये संघ शब्द आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही संघ शब्द से जुड़ी हुई कोई समिति आपके सामने आए तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे एक और जो बड़ी समिति थी, राज्यों संबंधी समिति। ठीक है, तो राज्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू 8 में से 3 बड़ी समितियों को हेड कर रहे थे। ठीक है, 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और यह राज्यों संबंधी समिति है जिसने राज्यों से बात करनी थी। हालांकि जो राज्यों से एकीकरण की बात करनी थी, जो रियासतों से एकीकरण की बात करनी थी, उसके लिए अलग से एक विभाग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। वो यहां पर टॉपिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यह राज्यों संबंधी समिति की बात है, तो यह जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे। अब आगे देखिए, चौथी जो समिति है प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एक बहुत बड़ी समिति थी दोस्तों, और इसके मेंबर्स आप याद रखिएगा, इसके मेंबर्स 25 मेंबर्स थे इसके अंदर। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स आप याद रखिएगा कि प्रांतीय संविधान समिति एक बड़ी समिति थी, काफी बड़ी समिति थी, इसमें 25 मेंबर्स थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सभी बहुत बड़ी बड़ी समितियां ही थी दोस्तों। ठीक है, जिनमें मेंबर्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। हालांकि ज्यादा समितियों के अध्यक्ष देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समितियां हैं, देखिए उनके अध्यक्ष सरदार पटेल आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, आगे भी आएंगी। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि ये देखिए, जिस तरह से संघ संविधान समिति है उसके अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू हैं, लेकिन अगर आपके सामने आ जाए प्रांतीय संविधान समिति तो उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ये शब्द ध्यान में रखना है। एक तो संघ, जहां पर संघ आ जाए वहां पर तो आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है संघ संविधान समिति और यहां पर है प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके सामने 5वीं समिति है, 5वीं बड़ी समिति, और सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में से एक है। सबसे इंपॉर्टेंट में से इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ी समिति है दोस्तों। इसमें 54 मेंबर हैं, 54 मेंबर्स इस समिति के अंदर हैं, और इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल हैं। इस समिति के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। देखिए, जैसे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां इस समिति के पास थी। इसलिए 54 मेंबर इसके अंदर थे, और इस समिति के अंडर में
5 उप समितियां भी बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां केवल एक समिति देखे, 54 सदस्य उसके अंदर थे, तो यह संभव नहीं था, तो कुछ उप समितियों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो आपके सामने ये सभी उप समितियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसके तहत जो पहली उप समिति थी वो थी मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। इसी तरह से अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। अब दोस्तों प्रश्न अगर घुमाकर आपके सामने आ जाए, आपके सामने अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा सरदार पटेल। ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल समिति पूछा गया है। लेकिन अगर प्रश्न आपके सामने आ जाए कि मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा जेबी कृपलानी। इसी तरह से अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, लेकिन अल्पसंख्यकों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे दोस्तों इसके अंदर ये जो तीसरी उप समिति है, देख लीजिए, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये जो तीसरी उप समिति है, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति। ठीक है, और जो चौथी उप समिति है वो है छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति। ठीक है, तो इसमें एवी ठक्कर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पूर्वोत्तर सीमांत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो पूर्वोत्तर सीमांत वाली जनजातीय क्षेत्र की समिति है उसके अध्यक्ष हैं गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, लेकिन ये छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जो इस तरह से हैं, इसके अध्यक्ष हैं एवी ठक्कर। ठीक है, और इसके अंदर जो पांचवी उप समिति है वो है उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पांचवी उप समिति है ये भी बड़े ही गौर से देखिए। ये जो पांचवी उप समिति है, दरअसल इसका संबंध विच्छेद हो गया था भारत की संविधान सभा से। ठीक है, बाद में जाकर इसका कोई संबंध नहीं रहा था, क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर है ये पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान के अंदर चला गया था बंटवारे के बाद, इसलिए इस समिति का भारत की संविधान सभा से कोई नाता नहीं रहा था आगे जाकर। ठीक है, शुरुआत में ये 5 उप समितियां ही थी, लेकिन भारत की आजादी के बाद ये 4 उप समितियां ही रह गई थी इस समिति के तहत, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, तो पांचवी उप समिति का नाम जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, लेकिन इसका आगे जाकर नाता टूट गया था संविधान सभा से। आगे देखिए, बाकी की जो 3 बड़ी समितियां हैं, देख लीजिए, प्रारूप समिति जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी डिटेल में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके अंदर 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों आगे चलकर। आगे प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों आपको मालूम है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्ष होने के नाते इस संविधान सभा की जो भी प्रक्रिया वगैरह होनी थी, तो उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था इस समिति का, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और साथ ही संचालन समिति, ठीक है, तो संचालन का काम भी अध्यक्ष होने के नाते इन्हीं के पास था, तो संचालन समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, 8 बड़ी समितियां थी। 8 बड़ी समितियों में से 3 बड़ी समितियां, उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 1 बड़ी समिति जो कि है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी है आपके लिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि भारत की जो संविधान सभा थी, इसका एक लोगो था। लोगो कह लीजिए या फिर सील कह लीजिए या मोहर कह लीजिए। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा की ये मोहर थी, जिसमें अविभाजित भारत का मैप है और उसके ऊपर हाथी का चेहरा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अविभाजित भारत और उसके ऊपर हाथी का चेहरा लगा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील थी, मोहर थी या लोगो थी। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब छोटी समितियों की बात कर लेते हैं। तो छोटी समितियों में सबसे पहले आ जाती है वित्त एवं कर्मचारी समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी तरह से राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
छोटी समिति है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, ध्यान रखिएगा। ये जो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप देख लीजिए दोस्तों, अब तक कुल 4 समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। ठीक है, 2 बड़ी समितियां हमने देखी थी पीछे, दिखाता हूं दोबारा आपको। ये देखिए, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद 2 छोटी समितियों के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, एक तो वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति और इसके अलावा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ठीक है, तो 4 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनमें से भी जो राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, आगे प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति, क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब ये क्रेडेंशियल समिति दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स को चेक करने वाली थी, भाई कौन सा काम किसने किया है, ये प्रूफ वगैरह चेक करती थी। ठीक है, तो क्रेडेंशियल समिति के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको थोड़ा देखना होगा। ठीक है, आगे सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष थे पी पट्टाभी सीतारमैया। इसी तरह से कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। अब यहां पर भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां पर आपको उलझाया जा सकता है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष पूछकर नीचे ऑप्शन में एक जगह पर दे देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक जगह पर डॉक्टर के एम मुंशी, आगे और नाम दे देंगे। ठीक है, तो कार्य संचालन समिति जो है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के एम मुंशी, ध्यान रखिएगा। जबकि संचालन समिति जो है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो कार्य संचालन समिति है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर के एम मुंशी। बहुत ही बारीकी से इन चीजों को ध्यान में रखना है, गौर करना है। ठीक है, आगे की छोटी समितियां देख लीजिए। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे, आपको याद होगा, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जो हमारी संविधान सभा थी वो संसद के तौर पर भी काम कर रही थी दोस्तों। ठीक है, आजादी के बाद तो जब संसद के तौर पर काम करती थी संविधान सभा, तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष हैं बी पट्टाभी सीतारमैया। तो देखिए दोस्तों, बी पट्टाभी सीतारमैया के पास 2 समितियां आ गई हैं। ठीक है, एक तो आ गई है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। ठीक है, और पीछे देख लीजिए, एक है सदन समिति। तो ध्यान रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया के पास 2 समितियां हैं, सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। बहुत ही ध्यान रखना है। मुख्य आयुक्त दोस्तों, वो 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, आपको याद होगा। 4 में से 3 कांग्रेस ने जीत लिए थे और बाद में वो भारत का हिस्सा भी बन गए थे। ठीक है, 4 कौन कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। तो जो चौथा था बलूचिस्तान, जो मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नरेट थी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, और आगे देखिए, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के पास 4 समितियां आ गई हैं। इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी 4 समितियां थीं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 4 समितियों के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू भी 4 समितियों के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे और 1 छोटी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यह प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। आगे देखिए, यह है प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। ठीक है, प्रेस दीर्घा समिति। अब दोस्तों ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि छोटी समितियां हैं, लेकिन इन सभी समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो संविधान सभा के मेंबर ही नहीं थे। ठीक है, हालांकि ये संविधान सभा की समितियां थी। तो देख लीजिए, भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष थे एस के धर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषाई प्रांत आयोग, तो इसके बारे में देखिएगा, जरूर पढ़िएगा आप गूगल करके, आपके पास अगर किताब हो तो। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसी तरह से संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी जो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी, और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और एस वरदाचारी 2 छोटी समितियों के अध्यक्ष थे। दूसरी थी नागरिकता पर तदर्थ समिति,
इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। तो दोस्तों तमाम छोटी और बड़ी समितियां आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है, और सभी समितियां अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था। और दोस्तों अब बात करते हैं संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। 8 बड़ी समितियां थी, जैसा कि हमने देखा है 8 बड़ी समितियों में से ही एक समिति थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी क्योंकि इसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है, संविधान का खाका तैयार किया था, और इसी ड्राफ्ट के ऊपर मुख्य तौर पर चर्चा हुई थी, और इसी ड्राफ्ट में से ही संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये जो प्रारूप समिति थी इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो ये भी एक नोट करने लायक पॉइंट है कि प्रारूप समिति का जो गठन था वो आजादी के बाद हुआ था, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। और ये तो दोस्तों बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अब प्रारूप समिति के अंदर मेंबर कितने थे ये भी आपके सामने है कि टोटल मिलाकर 7 मेंबर्स थे, ठीक है। और आपको इन 7 मेंबर्स के नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कई बार ऐसे आ जाते हैं कि निम्न में से प्रारूप समिति के मेंबर्स कौन से थे या कौन सा था, ठीक है। तो ऐसे में आपको अगर सभी 7 मेंबर्स के नाम अगर पता होंगे तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों याद कैसे रखने हैं, एक सीधा सा तरीका है इन 7 नामों को याद रखने का, ठीक है। तो पहले तीनों नाम देखिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो तीनों के एंड में देखिए दोस्तों, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, है ना, र इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो पहले तीनों नाम आसानी से याद रह जाएंगे, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, ठीक है, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, 3 नाम आसानी से याद हो गए। अब आगे के 4 नाम आपको याद रखने हैं। तो चारों नामों को याद रखने का जो तरीका है दोस्तों वो देखिए, इसमें आसानी से आप कैसे याद रखेंगे, ये देखिए, डॉक्टर के एम मुंशी जो चौथे मेंबर हैं, डॉक्टर के एम मुंशी, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे मेंबर हैं एन माधव राव, और 7वें मेंबर हैं टी कृष्णाचारी, ठीक है। अब इनको याद रखेंगे, मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णा, ठीक है, मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णा। तो सभी म और कृष्णा। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णा, अगर आपको ये याद रहा, एक सुर में इनको याद रखना है, मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णा, ठीक है। तो डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णाचारी, ठीक है। और लास्ट में माधव कृष्णा दोस्तों, क्योंकि कृष्णा जो है वो माधव के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है, कृष्णा जो है वो माधव के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए वो आखिरी जो लड़ी है ना उसके साथ जुड़ जाते हैं, मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा और माधव जो है आपस में पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 7 मेंबर्स के नाम याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों इसमें कुछ खास बात यह है कि जो एन माधव राव थे ये मेंबर बने थे प्रारूप समिति के बीएल मित्र की जगह पर, ठीक है, क्योंकि बीएल मित्र इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो इनकी जगह पर एन माधव राव मेंबर बने थे। इसी तरह से डीपी खेतान की जगह पर टी कृष्णाचारी मेंबर बने थे, ठीक है। तो आपको यह भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद कैसे रखेंगे, ये दोस्तों इस तरह से, मित्र की जगह ले ली माधव ने, ठीक है, मित्र की जगह माधव आ गए, यहां पर भी म जो म शब्द है वो मुख्य है, ठीक है। तो मित्र की जगह माधव आ गए और डीपी की जगह टीटी आ गए, ध्यान रखिएगा, डीपी की जगह टीटी आ गए, मित्र की जगह माधव आ गए। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रारूप समिति के सभी मेंबर्स के नाम याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आपको ठीक लगा होगा तरीका। अब दोस्तों एक एमसीक्यू है, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मोटे तौर पर दोस्तों आप जब प्रारूप समिति बनाई गई है तो प्रथम जो प्रारूप है वो भी प्रारूप समिति ही तैयार करेगी, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर व्यक्तिगत नाम दिए गए हैं, पर्टिकुलर एक आदमी का नाम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो पूरी प्रारूप समिति प्रारूप का निर्माण कर रही है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्तिगत नाम दिए हुए हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी एन राव, ठीक है।
तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है, रफ प्रारूप, ठीक है, रफ ड्राफ्ट तैयार किया था सर बी एन राव ने। ठीक है, सर बी एन राव ने जो रफ ड्राफ्ट तैयार किया था उसके अंदर 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो सर बी एन राव ने जो रफ ड्राफ्ट तैयार किया था, इसी रफ ड्राफ्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारी प्रारूप समिति ने काम किया था। ठीक है, प्रारूप समिति को रफ ड्राफ्ट मिला और उसी रफ ड्राफ्ट को आगे प्रारूप समिति ने और ज्यादा विकसित किया और डेवलप किया। बहुत सारी सलाह मशवरे हुए, काफी मीटिंग्स हुई, तब जाकर हमारी प्रारूप समिति ने अंतिम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो पहला जो रफ ड्राफ्ट है वो सर बी एन राव ने तैयार किया था और सर बी एन राव जो है ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। ठीक है, आगे अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके सामने हमारी संविधान सभा से जुड़े हुए, तो उन फैक्ट्स को देख लेते हैं। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया फरवरी 1948 में, मतलब प्रकाशित किया इसको फरवरी 1948 में। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, पहले ये हमने देख लिया। तो 29 अगस्त 1947 को गठन के बाद फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप प्रकाशित कर दिया। ठीक है, जनता के सामने ये प्रारूप आया, उसके बाद लोगों ने अपने विचार रखे, लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। ठीक है, उसी प्रारूप को और विकसित किया, तो दूसरा प्रारूप तैयार किया अक्टूबर 1948 में यह प्रकाशित हो गया। तो इस तरह से दोस्तों 8 महीने के गैप के बाद दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, दूसरा प्रारूप पेश किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो था वो फरवरी 1948 में, ठीक है, उसके बाद उसको डेवलप किया और वो दूसरा प्रारूप बनकर आया अक्टूबर 1948 में। तो 8 महीने का गैप आया था पहले और दूसरे के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 8 माह। तो दोस्तों कुल मिलाकर प्रारूप समिति ने जो टोटल टाइम लिया था वो 6 माह से कम लिया था। 6 माह से कम मतलब इसका यह है कि टोटल जो बैठकें हुई थी प्रारूप समिति की वो 141 बैठकें हुई थी, यानी कि 6 माह से कम टाइम लिया। मतलब 6 माह में 180 दिन हो जाते हैं मोटे मोटे, तो इन्होंने 141 बैठकें की। 141 बैठकों के जरिए इन्होंने अपना पूरा प्रारूप फाइनल कर लिया था प्रारूप समिति ने। ठीक है, और आगे देखिए, अब ये जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया, ठीक है, अंतिम प्रारूप जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया, तो इसको संविधान सभा के सामने पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, तो पहली बार 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में पेश किया गया, उसको पढ़ा गया और इसके ऊपर 5 दिन तक चर्चा हुई, 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, इसको 48 कर लीजिए। तो 9 नवंबर 1948 तक इस पर चर्चा हुई 5 दिन तक, और उसके बाद द्वितीय वाचन हुआ। ठीक है, तो ये तो दोस्तों प्रथम वाचन हो गया। संविधान सभा के अंदर जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ। ठीक है, अब द्वितीय वाचन की बात आएगी तो द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से। ठीक है, 15 नवंबर 1948 से द्वितीय वाचन शुरू हुआ और अब संविधान पर खंडवार विचार किया गया। और ये जो काम था ये अंतिम तौर पर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है, तो लगातार संविधान का जो प्रारूप है इसके ऊपर विचार किया गया। ठीक है, और इस पूरी अवधि के अंदर 7653 संशोधन प्रस्ताव आए। ठीक है, पूरी की पूरी संविधान सभा ने अब प्रारूप के ऊपर विचार किया। प्रारूप संविधान सभा के सामने आ गया था, तो संविधान सभा के हर एक मेंबर ने अपनी ओर से संशोधन वगैरह पेश किए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7653 संशोधन प्रस्ताव आए और इनमें से 2473 पर संविधान सभा में चर्चा हो पाई। ठीक है, सभी संशोधनों के ऊपर चर्चा हो पाना संभव नहीं था, तो 2473 पर सभा में चर्चा हो पाई थी। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। और संविधान में जो तीसरा वाचन था हमारे प्रारूप का, ठीक है, तो संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये तृतीय वाचन है दोस्तों। ठीक है, संविधान में संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप का या संविधान का ये तृतीय वाचन है, 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ। डॉक्टर BR अंबेडकर ने फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को पास घोषित कर दिया गया, पारित घोषित कर दिया गया। तो यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया गया दोस्तों। ठीक है, लागू नहीं किया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था, यानी उस संविधान को हमने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे का देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और बाद में 24 नवंबर 1950 को जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, तो हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को और भी महत्वपूर्ण काम किए गए थे, जैसे कि राष्ट्रपति को चुनना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। ठीक है, ये तमाम काम 24 जनवरी को किए गए थे दोस्तों, और इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पीछे के लेसन में। तो अंतिम तौर पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य जो थे दोस्तों, वो थे 284। ठीक है, हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284, बाकी के मेंबर उपस्थित नहीं हो पाए थे। कुल जो मेंबर थे संविधान सभा में वो थे 299। ठीक है, 299। तो 284 सदस्यों ने हमारे संविधान पर अंतिम तौर पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, और हमारे संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब इन पॉइंट्स को जरूर आपको याद रखना है कि संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसके साथ ही संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी दोस्तों, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से दोस्तों हमने संविधान सभा से जुड़े हुए तमाम टॉपिक देख लिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जान चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा और काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अब आखिर में इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज हम कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो दोस्तों आपको यह पॉइंट याद होना चाहिए कि जो प्रारूप समिति थी उसका गठन आजादी के बाद हुआ था। तो ये जो डेट्स हैं, पहले देखिए 13 दिसंबर 1946, ये भी आजादी के पहले की है। 3 जून 1947, ये भी आजादी के पहले की है। 22 जनवरी 1947, ये भी आजादी के पहले की है। तो जो आंसर है वो हमारा है 29 अगस्त 1947। ठीक है, आजादी के बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब दोस्तों आपको याद होगा, जब मैंने कहा था कि जहां पर भी नाम आगे आ जाए संघ, है ना, तो वो तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, जो संघ संविधान समिति थी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो नेहरू हो जाते हैं, लेकिन जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष हो गए सरदार पटेल। ठीक है, ये भी एक बड़ी समिति थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये वो समिति थी जो सबसे बड़ी समिति थी, जिसमें 54 मेंबर थे, जिसकी 5 उप समितियां थी। तो आपको याद आ गया होगा, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, जो सबसे बड़ी समिति थी संविधान सभा की, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि संविधान सभा के अंदर कुल 4 समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, उनमें से 2 बड़ी समितियां थी, 2 छोटी समितियां थी, और छोटी में से भी ये जो झंडा समिति थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अंतिम एमसीक्यूज, और उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको काफी पसंद आया होगा और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।